आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुकरम। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका लोगों से 10 साल से इंतज़ार था। आज जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई है और जिसका मैंडेट दिया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट्स मिले हैं। 40 अभी तक जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 40 पे उनका 40 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। बीजेपी 29 सीटें, कांग्रेस 6, पीडीपी 3, जेकेपीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1, इंडिपेंडेंट 7 कैंडिडेट्स जो है जिनने जीत हासिल करी। इस पे हम तजिया करेंगे। मेरे साथ इस वक्त है गौहर गिलानी जो कि एक ऑथर है, जर्नलिस्ट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। गौहर साहब, आप बताएं ये इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट था जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें? देखिए, जहाँ तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी, उनका यही प्लान था कि जो अगस्त 5, 2019 से जो चीज़ें हुई हैं तो उनको नेगेट करने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए वही नैरेटिव उन्होंने रखा। और अगर आप साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में भी गए तो लोगों में जो वोट डालने वाली जो पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादातर यही रुझान था कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अलावा अगर जो बड़े इश्यूज़ थे वो यही थे कि वो चेंजेस जो हुई थी अगस्त 2019 में उनका रिवर्सल, और वो एक राहत चाहते थे। और उससे लगा कि जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से एक मैंडेट मिला है और इसी तरह एक डिसाइसिव मैंडेट पीडीपी को मिला था 2014 में, तो अभी लगता है कि लोगों ने, चूँकि जो पीडीपी ने एक तरह से अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उसके ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं एंगर था। और दूसरा रीज़न उसका ये भी था कि पीडीपी की जो पार्टी है उसके लगभग 40 एमएलए और एमएलसीज़ वो चाहे वो निकाले गए या निकले, तो उससे भी उनकी पार्टी पे थोड़ा असर पड़ा। आपने देखा, आपने भी इलेक्शन कवर किए, तीनों फेजेस में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए। आपको लगा कि पीडीपी जो दावा कर रही थी कि हमारे बगैर, यानी कि पीडीपी के बगैर असेंबली का ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती है जम्मू कश्मीर में, और कहाँ पे आपको लगा कि पीडीपी वो फेल हुई जहाँ पे उनने पॉलिटिक्स, मतलब लोगों से कैंपेनिंग के दौरान, रैलीज के दौरान पीडीपी कहाँ फेल हुई और वो डबल फिगर में भी सिक्योर नहीं कर पाई इस इलेक्शन में? जबकि अगर हम 2014 की बात करेंगे, उस टाइम 28 पे 3 सीटें, मतलब 25 सीटें एट ए टाइम 10 साल में गंवाना ये एक छोटी सी बात नहीं। और पीडीपी इतनी बड़ी पार्टी जो लग रही थी एक समय पे। देखिए, ये इस पार्टी का जो फाउंडेशन, जो इसकी फाउंडेशन हुई, जब ये फॉर्म हुई तो 1999, मान लीजिए 2000 की पार्टी, 24-25 साल की इसकी तारीख़ है। तो एक तरह से इन्होंने स्टन किया था, हैरान किया था जब 2002 के जो इंतखाबात हुए थे तो पीडीपी ने 16 सीटें जीती थी, जबकि इसने कांग्रेस के साथ उस वक्त एक कोalition मखलूत हुकूमत कायम की थी। तो उस वक्त उसके बाद लगातार एक एसेंडेंसी थी, एक लग रहा था कि पीडीपी अपना जो है एक काडर भी, और एक वो साउथ कश्मीर की पार्टी नहीं बल्कि साउथ कश्मीर के आगे भी वो जा रही थी। तो अगला जो इलेक्शन हुआ था, अगले इंतखाबात जो हुए थे 2008 में, तो उसमें इन्होंने और फिर मज़ीद 21 सीटों तक पहुँचे। तो 16 से 21 और 21 से 28, तो ये 28 तक एक आप एसेंडेंसी देख रहे थे। लेकिन जो उनके 2 डिसीजंस, जो वो मुझे लगता है अभी भी वो उस डेल्यूजन में है, वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। चले 2015 में आप उसमें कोई आर्गुमेंट दे सकते थे इलेक्टोरल अर्थमेटिक का, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपका हासिल हुआ, 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफ़ात हुई, तो उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती ने टाइम लगाकर, वक्त लगाकर फिर से वही किया, और फिर 2016 की जो चीज़ें हुई उसमें जो सारा जो उनके स्टेटमेंट्स आए, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी वोटर के जहन में हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है, ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह से उनकी पार्टी को नुकसान किया गया, जिस तरह से उनके एमएलएज़, जैसे मैंने कहा, या एमएलसीज़ जिनकी तादाद लगभग 40 तक है, तो वो किसी न किसी वजह से या तो निकाले गए या उनको निकलना पड़ा, चाहे वो उसको आप कोएर्शन कहें, ज़बरदस्ती कहें, या उनकी जो आपस में एक आइडियोलॉजिकल एक ग्लू नहीं था जिसमें कि वो एक जगह रहते। और उस वक्त भी उनके पास काफ़ी मौका था। हालांकि इन 5 सालों में उनका एक नैरेटिव रहा था, और एक जिन 5 सालों में बहुत एक खामोशी थी कश्मीर में, तो उस खामोशी को तोड़ने में उनका एक किरदार ज़रूर रहा था, चाहे वो वहीद हो, चाहे वो इल्तिजा हो, या ख़ुद महबूबा मुफ्ती हो। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि वो एक तरह से वो बंद रहे अपनी उस सोच में। उन्होंने अपनी सोच के जो है वो दरवाज़े
नहीं खोले, और वो ना तो उन्होंने कोई रिग्रेट ज़ाहिर किया, ना कोई माफ़ी मांगी अवाम से 2016 की जो हलाकतें हुई या जो पैलेट हॉरर हुआ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपके आर्गूमेंट जो आप कर रहे हो कि या तो निकाले गए उनके लीडर्स, या तो निकले, या तो कुछ प्रेशर या कुछ अलग प्लान अपनाया गया उनके लिए, बट कैंडिडेट तो वही है ना। चाहे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अल्ताफ़ बुखारी वो पीडीपी के साथ था, उसने जीता, पीडीपी के बाहर निकला, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कैंडिडेट तो लोगों के सामने वही गया। कुछ इमेज सी अगर आप ग्राउंड पे ना, लोगों ने एक तरफ से पीडीपी को इस तरह से अपनाया नहीं, क्योंकि उनने बीजेपी के साथ अलायंस की, वो अभी भी लोगों में याद है। हमने भी कवर की, बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गए जहाँ पे लोगों ने ये रहा, बट कैंडिडेट्स तो वही है ना। अशरफ मीर हो, रफ़ी मीर हो, अल्ताफ़ बुखारी हो, यासिर ऋषि हो, आबिद अंसारी हो, इमरान रज़ा अंसारी हो, चाहे वो किसी और पार्टी में गए, बट उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने वही जा रहे हैं। लोगों से वो क्लेम कर रहे थे कि हम लोगों के साथ कनेक्ट हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अगर आप कहेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बेस्ड है, जिनके पास एक आइडियोलॉजी है, एक विजन है, अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात करें, तो क्या पीडीपी में ये कमी नज़र आ रही है आपको कहीं? देखिए, इसमें ये आर्गुमेंट भी हो सकता है कि निज़ामुद्दीन भट्ट जैसे कि जो पीडीपी में भी थे, तो अभी फिर पीसी में गए थे, लेकिन अभी उनने कांग्रेस की टिकट पे जीता, तो वो वही कैंडिडेट है, लेकिन चाहे वो किसी और पार्टी में गया तो, लेकिन उसके आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके अगेंस्ट कौन सा कैंडिडेट था। तो मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि ग्राउंड पे यही लगता है कि जिन जिन कैंडिडेट्स का इमेज प्रॉब्लम था, चाहे वो इमेज ये बना था कि वो बीजेपी के प्रॉक्सीज़ हैं या एबीसी टीम्स हैं, या उनके बारे में लोगों का ये परसेप्शन था कि उन्होंने लोगों की बातें नहीं की पिछले 5 सालों में, तो उनका चाहे वो उनने कितनी पार्टीज़ बदली, आपके पास क्रीरी वागुरा की सीट है, वहाँ भी आपने रिजल्ट्स देखे, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ वो कैंडिडेट जो कि लगे कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हॉप करते जा रहे थे, यानी उनके पास कोई एक आइडियोलॉजिकल ग्लू नहीं था, उनके कोई नज़रियात नहीं थे, बल्कि सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिज्म कि जहाँ उन्होंने मौका देखा वो मौका परस्त होने की। लोगों ने सबक भी सिखाया उनको, लोगों ने अपने वोट से ताकत दिखाई कि लोग ताकत रखते हैं। वो जो वोटिंग हुई यहाँ पे, तो लोगों ने भी दिखाया अपने तरीके से कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, ये लाइक हसन मीर जैसा, हसन मीर, सरताज मदनी, हकीम यासीन, ऐसे बड़े लीडर जिनने 3 टर्म 4 टर्म एमएलए रह चुके हैं, डिस्पाइट दैट दे हैव लॉस्ट एंड दे वर डिफीटेड। देखिए, इसमें आपको ये देखना होगा कि मैं वही कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि जब एक वक्त ये भी था कि जब 2002 के इलेक्शन में एनसी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी वो हुकूमत नहीं बना सकी उस वक्त। उसके बाद जो 2008 के इलेक्शंस हुए, तो उनमें जब पीडीपी को 21 सीटें मिली थी और उस वक्त कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई थी, और 2014 के इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ बिल्कुल नीचे आया था, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा, एक तो 2014 के फ्लड्स थे। तो 2014 के फ्लड्स में एक परसेप्शन बना कि उमर अब्दुल्ला की जो हुकूमत थी, उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया, लोगों को खुद आना पड़ा, अपने आप को रेस्क्यू करना पड़ा, रिहेबिलिटेट करना पड़ा, बाकी चीज़ें करनी पड़ी। तो एक तरह से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त थी वो एब्सेंट थी सीन से। और उससे पहले 2010 की चीज़ें हुई थी, तो तुफैल मट्टू का नाम बहुत ज़्यादा लोगों की ज़बानों पे था। तो ये चीज़ें एक साइकिल में, कल को आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। हो सकता है कि अगर जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोमिसेस हैं, जैसे कि ये रेजोल्यूशन एक पास करना अगस्त 5 के डिसीजंस के खिलाफ, पहला काम जो उमर अब्दुल्ला ने बोला, और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं उस जिस तरह से जो मेमोरी इरेज की गई, यानी इवन उनके जो बड़े लीडर है शेख अब्दुल्ला, उनकी छुट्टी तक कैंसिल की गई, अगर वो उसको वापस गैजेटेड हॉलीडे में नहीं ला सकते हैं, अगर वो स्टेटहुड को रेस्टोर करने में नाकाम रहे, अगर वो 370 की रेस्टोरेशन के उसमें लगा लोगों को कि ये फ़ाइट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं, या उनको ये लगा कि इन्होंने वो रेजोल्यूशन जो बोली थी कि रेजोल्यूशन हम पास करेंगे वो अगस्त 5 के डिसीजंस के खिलाफ, अगर वो नहीं करेंगे, तो दूसरा मौका आएगा जब आप देखेंगे कि यही गुस्सा इनके खिलाफ भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो एक कहाँ पे कमी नज़र आई आपको पीडीपी को
पीडीपी की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे मजबूत विकेट आपको लगा कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ये एज मार सकती है? और जिससे क्योंकि इल्ज़ाम तराशी तो होती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को कहा कि आपने 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस की, वहाँ पे पीडीपी भी कहती थी कि उमर अब्दुल्ला MOS थे बीजेपी NDA सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये चीज़ें इल्ज़ाम तराशी होती रही। बट ताज़े ज़ख्म जो कहते हैं ना, इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि ताज़े ज़ख्म जो थे, जो 14 में बीजेपी के साथ अलायंस होना, फिर 15 में फिर से एक बार, तो जो पुराने ज़ख्म थे है लोगों में, जो उमर अब्दुल्ला ने 2002 में, तो लगता है कि लोग तंग आ गए थे। अब लोगों के जो वर्डिक्ट था वो लोग पॉलिटिशियन ने एक्सेप्ट किया। इल्तिजा मुफ्ती भी आएंगे, तो क्या कमज़ोरी रही पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग पॉइंट क्या रहा इसलिए? देखिए, मुझे सबसे बड़ा जो लगा कि पीडीपी एक डिनाइल मोड में है। अगर आपको याद होगा 2014 में जब इंतखाबात हो रहे थे तो मैं हेडलाइंस टुडे के स्टूडियो में था, तब वो इंडिया टुडे नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त मैंने राजदीप सरदेसाई और जो उस वक्त करण थापर का शो था, तो मैंने उनको पूरा दिन में यही बोलता रहा कि पॉलिटिकल सुइसाइड होगी, एक खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी, और ये सरकार ये सरकार 6 साल तक कायम नहीं रहेगी। और दूसरा कि ये एक अनहोली अलायंस है। और फिर हमने काफ़ी सारे मुकालमे लिखे, आर्टिकल्स लिखे। तो चूँकि जब पावर में होती है पार्टी, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उसके बाद उनके पास काफ़ी मौके थे, ऐसे मौके थे कि जब वो ये इन चीज़ों का तदारुक कर सकते थे या कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर था डिनाइल मोड, कि वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका अलायंस करना 2 बार करना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। और उसके बाद दूसरा कि ग्राउंड से कनेक्ट, देखिए जो अगर उनके वहीद को ले लीजिए, वो यूथ के साथ कनेक्ट कर गए, तो उन्होंने, और उनका एक सिंपैथी फैक्टर भी बना क्योंकि वो इम्प्रिजन भी रहे। तो उसी तरह आपने देखा इंजीनियर रशीद जब इम्प्रिजन थे तब उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन जूं ही एक इमेज बन गई कि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने नहीं जीता। तो ये चीज़ें जो इमेज के मसाइल हैं, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट, और परसेप्शन के फैक्टर्स बहुत बड़े मसले होते हैं। और अब जब कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा या उनको कहाँ से, वो भी मैं आपको कहूँगा कि वोटर ये कह रहे थे कि हमें उनकी टॉप लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि 2000 में वाजपेयी की जो NDA की कोलिशन गवर्नमेंट में वो MOS थे और MEA में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन इनका एक लीडर जैसे रूहुल्ला मेहदी, तो उन्होंने जो नैरेटिव रखा 5 साल में, और वही बात उन्होंने अवाम में भी कहा, पार्लियामेंट में भी, जहाँ वो जिस फोरम पे गए वहीं उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी, पब्लिक रैलीज़ में भी, और जहाँ उनको कोई प्लेटफॉर्म मिला वहीं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके लिए वर्क कर गया जो उन्होंने नैरेटिव रखा। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे हम, उस पर भी ये करेंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो इमेज का, परसेप्शन का मामला है, आप अशरफ मीर को ले लीजिए, उस्मान मजीद को ले लीजिए, अल्ताफ़ बुखारी को ले लीजिए, इमरान रज़ा अंसारी को ले लीजिए, आबिद अंसारी को ले लीजिए, इस तरह के जो नाम हैं जिनके बारे में एक परसेप्शन बना लोगों का, उन्होंने नहीं जीता और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से भी हारा है। कुछ लोगों ने आ रहा था कि अगर पीडीपी से वो निकले अपनी पार्टी में या किसी और पार्टी में इंडिपेंडेंट लड़े, कैंडिडेट तो वही थे, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ था। तो इस प्रोग्राम में आप दीजिए इजाज़त।